तो बच्चों आई होप सो कैपिटलिस्टिक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, सोशलिस्टिक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 मिनट का एक रिवीजन करेंगे और फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा देश, ऐसी कंट्री जहां पे सारे के सारे रिसोर्सेज प्राइवेट सेक्टर के हाथ में हो, प्रॉफिट मेकिंग इज रैम्पेंट, सिर्फ उन चीजों में प्रोडक्शन किया जाएगा जिन चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में और जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, एल्स कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। That type of economy, children, is called as capitalist. Called as capitalist. That type of country जहां पे सारे के सारे resources owned by the government है. The only viewpoint is to have as much social welfare as can be made available to the public. सारे productive resources किसके होंगे? गवर्नमेंट के होंगे। प्राइवेट सेक्टर के पास कोई भी रिसोर्स नहीं होगा। सर ऐसी कोई कंट्री होती है? प्रैक्टिकली आज की तारीख में ऐसी कोई भी कंट्री नहीं होती है। बोला जाता है रशिया वगैरह को, बट सब झूठ है बच्चों, सब झूठ है। गॉट इट क्लियर? अब टोटल क्लासिफिकेशन एकदम बदल चुका है। मैं इंडिया की भी थोड़ी तारीफ करूंगा अभी आपके सामने, तो आपको समझ में आ जाएगा कि रियलिटी में ना दुनिया में कोई भी इकोनॉमी प्योर कैपिटलिस्ट है, ना दुनिया में कोई भी इकोनॉमी प्योर सोशलिस्ट है, एंड ना ही कोई इकोनॉमी प्योर मिक्स्ड है। कोई मेरे से बोले सर मेरी जो शर्ट है ना, इट इज 100% कॉटन, दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। 100% कॉटन का मतलब क्या हुआ? रुई, सिर्फ कॉटन। क्या शर्ट बन सकती है? पूरे शरीर में फेविकोल से चिपकाना पड़ेगा प्लास्टर आपको, नहीं हो सकता। तो भाई कुछ ना कुछ मिक्सिंग तो करनी ही पड़ेगी। तो 100% कॉटन जब हम बोलते हैं फैशन इंडस्ट्री की भाषा में, तो बच्चों इसका मतलब ना प्रैक्टिकली 75 to 80% होता है, इससे ऊपर नहीं होता। थोड़ा तो मिक्सिंग करना पड़ेगा कपड़ा बनाने के लिए। कंपनी बोलती है हमारा शू 100% लेदर है, 100% लेदर शू हो सकता है? भाई जो लेसेस होंगी वो लेदर की कैसे बनेंगी, या अगर बनेंगी भी तो आप कंफर्टेबली टाइप नहीं कर पाओगे। जो लेसेस के लिए होल्स होते हैं, क्या बोलते हैं उसको? ये कुशल जी बताएंगे हमको, प्रोफेशनल आदमी। इनका होलसेल बिजनेस है, शूज का नहीं बता पा रहे हैं, बेकार है बिजनेस करना। चलिए, तो वो जो नगेट्स और निकल्स होते हैं जो भी, वो भी लेदर के नहीं हो सकते, वो स्टील के लोहे के ही होते हैं। सोल लेदर का होगा जरूर, बट उसको पेस्ट कैसे करोगे? कुछ ना कुछ केमिकल तो चाहिए। तो भाई 100% प्योर लेदर कैसे हो सकता है? 100% लेदर तो हो ही नहीं सकता। 100% लेदर सिर्फ तभी हो सकता है जब जानवर मारो, उसकी स्किन काट के पैर में लपेट लो, दैट इज 100% लेदर। 24%, सॉरी 24 कैरेट 100% प्योर गोल्ड ज्वेलरी मेरी मम्मी ने बनवाई है, झूठ। 24 कैरेट सो कॉल्ड थोड़ा सा टेंसाइल होता है, उसकी ज्वेलरी जनरली नहीं बनती। कुछ चीजें बन सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बन सकता, जनरली 24 कैरेट में ज्वेलरी नहीं बन सकती। गॉट इट क्लियर? कुछ ज्वेलरी बन जाती है। मैक्सिमम गोल्ड ज्वेलरी 22 कैरेट है। डायमंड अगर मम्मी को पहनने का शौक है तो वो तो 16, 14, 18 इन सब में बनता है बेसिकली। गॉट इट? तो देयर कैन बी नथिंग विच इज कॉल्ड एज 100%। सिर्फ 100% दो लोग बोल सकते हैं, कौन? गॉड एंड फ्रॉड। 100% और कुछ नहीं होता कहीं ना कहीं। मैं भी आपको बताऊं, हाँ भाई मैंने आपको टॉपिक पूरा आज पढ़ा दिया, 100% कंप्लीट, झूठ। जिस टाइम फ्रेम में आपको जितने ज्ञान की जरूरत है अवेलेबल रिसोर्सेस के हिसाब से, उसमें 24% ज्ञान दे दिया। सॉरी 100% 24 कैरेट होने वाला ज्ञान। आप बोले हाँ सर मेरा पेपर पूरा कंप्लीट हो गया, झूठ। लॉन्ग आंसर तो मैं आपको 4 दिन दे दूं ना लिखने को, आप लिखते ही रहोगे। तो लॉन्ग आंसर तो 4 दिन में भी नहीं लिखा जा सकता, और लिखने को 15 मिनट में लिखा जा सकता है। इट डिपेंड्स किस टाइम फ्रेम के अंदर आप डेफिनेशन ऑफ कंप्लीशन बोलते हो। बातें समझ में आ गई? पक्का? तो मारुति वाले बोलते हैं ना भाई हमारी गाड़ी नेक्सा शोरूम की एस क्रॉस बेस्ट है, ऐसे नहीं बोलते वो, बेस्ट इन इट्स क्लास, बेस्ट इन इट्स क्लास। खाना खा लिया, पेट भर गया? हाँ सर एकदम ठूस गया, पूरा पेट भर गया, जरा भी जगह नहीं है। और मम्मी ले आई पिज्जा, चबा गए 2 स्लाइस उसकी भी, तो झूठ बोल रहे थे, इसका मतलब पेट भर गया? पेट नहीं भरा है बेसिकली। व्हाट इट क्लियर? उन चीजों से पेट भर चुका है। कभी कभी मम्मी बोलते हैं ना डांट ही इतनी खा ली मेरा उसी से पेट भर गया है। मम्मी के लो बेटा थोड़ा पानी पी लो, हजम हो जाए ठीक से। समझ में आई बात? तो बच्चों मिक्स्ड इकोनॉमी अगर आप इंडिया को बोलते हैं, ये सबसे बड़ा झूठ है। इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं है। हमारे देश को अगर मेरे से कोई पूछे एकदम मन की बात, क्या है सर यहाँ पे है सोशलिस्टिक कैपिटलिज्म। वाह सर क्या शब्द है सर। तो सर आप रिसर्च करिए और आप बताइए कि भाई मिक्स्ड इकोनॉमी जैसा कुछ नहीं होता, इंडिया में भी सोशलिस्टिक कैपिटलिज्म है। मेरे को अपने घर में बुलडोजर नहीं चलवाना है। समझ में आ गई बात की नहीं आ गई?
तो सोशलिस्टिक का मतलब सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट के, कोई प्रॉफिट मेकिंग नहीं, सब वेलफेयर होगा, उन चीजों को बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे जिनको सोसाइटी ज्यादा से ज्यादा चाहती है। तो अगर ऐसा ही था तो क्यों वंदे भारत ट्रेन चलाई गई? ऐसा ही था तो क्यों प्राइवेट तेजस एक्सप्रेस चलाई गई? ऐसा ही था तो क्यों रिलायंस डिफेंस को सो कॉल्ड सौदे करने की परमिशन दी गई? ऐसा ही था तो क्यों रेलवे स्टेशन में प्राइवेट लॉन्च खोले गए? तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी मार्केट में चीजों को सेंस करके चाहती है कि हम भी थोड़ा सा पैसा कमा ले। तो जब गंगा गोमती का स्लीपर का टिकट लोग खरीदते हैं, इट इज ट्रू सोशलिज्म, इट इज ट्रू सोशलिस्टिक सोसाइटी। बट जब आप वंदे भारत या तेजस जैसी प्राइवेट ट्रेन में बैठते हैं, इट इज ट्रू कैपिटलिज्म, इट इज ट्रू कैपिटलिज्म। 20 रुपए में ताजमहल, होटल नहीं, आगरा में मॉन्यूमेंट के जब आप दर्शन करते हैं, इट इज ट्रू सोशलिस्टिक। बट जब आप 2 साल बाद जाएंगे रेड फोर्ट दिल्ली, जो कि अडानी जी ने 75 करोड़ 100 करोड़ के किराए पे गवर्नमेंट से लिया हुआ है, आपको वहां पे 150 रुपए एंट्री फीस देनी पड़ेगी। दैट इज व्हाट चिल्ड्रन, कैपिटलिज्म। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? सर हमारी मम्मी के अंदर ना बड़ा सॉफ्ट हार्ट है सर, हमेशा सर ममता भरी रहती है उनके अंदर। 000 का स्कोर लेके आओ, मैं देखता हूँ कितनी ममता भरी रहती है। ना रानी की झांसी बन जाए, चंडी देवी बन जाए तो आप बताइएगा मेरे को, घर की जितने जूते सैंडल पहने सब टूट जाएंगे, कोई नहीं बचेगा जिसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस आपको ना मिला हो। खोपड़े में बात गई। तो ममता उन्हीं के अंदर तभी तक जब तक आप स्टूडेंट हैं, जब तक आप बच्चे हैं, जब तक आप इंसान हैं। आप जानवर बन जाइए, फिर देखिए मम्मी एकदम आपको भस्मासुर की तरह ट्रीट करेंगी, ना गर्दन से लपेट दी आपको तो बताइएगा। ओके, तो ये पढ़ाया जरूर जाता है सिलेबस में। और जब चीजें बच्चों बनाई गई थी ना, तब रियलिटी में ऐसा था। 1948 47 में जब इंडिपेंडेंस हुआ, 48 में हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी बनी, नो डाउट सोशलिस्टिक इकोनॉमी था। 56 के बाद थोड़ा थोड़ा सोशलिज्म खत्म होके प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस सेक्टर, गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया, ठीक है, वो मिक्स्ड इकोनॉमी हो गया। बट जब ये इधर में लगभग 2010-11 की बात करता हूं बच्चों, जब गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुल गई, और इवन जो गवर्नमेंट की अपनी यूनिवर्सिटीज हैं, मैं आपको आईआईएम का एग्जांपल देता हूं, चलो पूछेगा अपने पापा मम्मी से, उन्होंने जब आईआईएम से या आईआईटी से एमबीए किया होगा, पता है फीस कितनी होती थी? जस्ट 60,000 रुपीज टू 80,000 रुपीज पर एनम। और आईआईटी में इंजीनियरिंग की फीस कितनी होती थी बच्चों? जस्ट 35,000 रुपीज, बस 35,000 रुपए साल, आपकी स्कूल फीस से कम आईआईटी की इंजीनियरिंग की फीस थी। और आज भी बच्चों गवर्नमेंट के कुछ मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे साल भर एमबीबीएस पढ़ने की फीस पता है कितनी है? 1250 रुपए। ट्रू सोशलिज्म एम्स वगैरह में है। और ये भी आपको नहीं देना, इंटर्नशिप आपको लाखों रुपए मिल जाती है, साल भर स्टाइपेंड मिल जाता है 50-60 हजार रुपए महीना। अगर आपको स्टाइपेंड मिल गया 6 लाख तो आपने स्टाइपेंड कमा लिया। तो और प्लस स्टाइपेंड तो टैक्सेबल भी नहीं होता क्योंकि बच्चे को दे रहे हैं। बट आज आईआईएम से अगर आपको एमबीए करना हो बच्चों, अहमदाबाद एंड ऑल, लगभग 40 लाख रुपए फीस है। कहां गया सोशलिस्टिक सोसाइटी? कहां गया मिक्स्ड इकोनॉमी? नजर आ रहा है गवर्नमेंट का क्या सोचना है? ये पढ़ तो लेते हैं हमारे यहाँ से, उसके बाद ये फुर्र हो जाते हैं फॉरेन कंट्री। व्हाई वी शुड इन्वेस्ट मनी ऑन देम? क्यों लगाए पैसा इनके ऊपर? इनको तो विदेश चले जाना है। तो जब ये हमारे यहाँ पढ़े, हमारी कंपनीज को, बीएसएनएल को, एमटीएनएल को, इसरो को, टाटा को, रिलायंस को सपोर्ट करें, देश के अंदर रहें, कमाएं और हमें टैक्स दे। तो एक आईएएम ग्रेजुएट, एक आईआईटी ग्रेजुएट चिल्ड्रन विदेश जाके 1 करोड़ रुपए की नौकरी करता है, सरकार को टैक्स कितना मिलता है? 0। इंडिया में मान लीजिए उसको 75 लाख का पैकेज मिलता है, कम से कम वो सरकार को 20 लाख रुपए टैक्स तो देगा ही देगा। 25 नहीं भी देगा, 20 लाख तो देगा ही देगा। तो गवर्नमेंट का क्या सोचना है? ठीक है, हमने सस्ते में आईआईएम में पढ़ा दिया, नौकरी करेगा तो टैक्स तो हमको इतना दे देगा ना, तो जितना हमने उसके ऊपर खर्च किया है वो उसकी नौकरी से 2-4 साल में वापस आ जाएगा। बट मेजॉरिटी आईआईएम ग्रेजुएट्स कहां भाग जाते हैं? अब्रॉड। या इंडिया में हैं भी तो वो उन कंपनीज को सर्व करते हैं जो बाहर लोकेटेड है, और वो उन कंपनीज से सेटिंग कर लेते हैं कि ऐसा है, पैसा हमको इंडिया मत भेजना, हमारा यूएस में एक बैंक अकाउंट खोल दो, उसी में जमा करते रहना। वो बैंक अकाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रैक नहीं कर पाएगी, तो उस पैसे पे टैक्स बच जाएगा। सर फिर कभी ना कभी तो पैसा इंडिया में आएगा। इन लोगों की सोच इतनी बड़ी होती है, वहीं यूएस वगैरह, दुबई वगैरह में घर खरीद के वहीं सेटल हो जाते हैं। गॉट इट क्लियर? समझ में आ गया? या एक हमारा स्विस बैंक भी पड़ा हुआ है, वहां से पैसा स्विस बैंक चला गया, और स्विस बैंक से आप पैसा किसी भी देश में लाइए, वो रिपोर्टिंग जनरली पोकते नहीं है, बेसिकली रिपोर्टिंग नहीं करते हैं।
और इसके बारे में थोड़ा और ज्ञान अगर आपको चाहिए तो मैं क्लास 12th का आज वीडियो अपलोड करूंगा नेशनल इनकम का। कल मैंने टॉपिक लिया था, उस वीडियो को आप देखिएगा तो आपको उसमें माल्या, पाल्या, ठाल्या ये सब नजर आएंगे। रेजिडेंट और सिटीजन का बड़ा अच्छा डिफरेंस मैंने उस वीडियो के अंदर भी बताया हुआ है, तो उसको देखिएगा, बड़ा अच्छा वीडियो है वो। डिफरेंस बन जाना चाहिए कि जो इंडिया में रहेंगे उनके लिए हाउ इट इज कंफर्म्ड कि आप पढ़ने के बाद इंडिया में रहेंगे? नहीं सर, ऐसा होना चाहिए बेटा 1 लाख रुपए फीस दो, ठीक है, और तुम इंडिया में रहोगे, नहीं रहोगे तुम गोली मार देंगे तुमको। ऐसा तो नहीं कर सकते ना भाई। तो फिर किम जोंग उन में और हमारे मोदी जी में फर्क क्या रहा? तो गवर्नमेंट ने देखा भाई आईआईएम के मैक्सिमम लोग तो बाहर चले जाते हैं, तो क्यों हम सस्ती फीस में इनको पढ़ाएं। तो रियलिटी में चिल्ड्रन, देयर इज नथिंग लाइक सोशलिस्ट इकोनॉमी, देयर इज नथिंग लाइक कैपिटलिस्ट, देयर इज नथिंग लाइक प्योर मिक्स्ड इकोनॉमी। मैं ये बोल सकता हूं कि 1948 47 में इंडिपेंडेंस हुआ से लेकर इंडिया में 1956 तक सारे रिसोर्सेज बच्चों सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में थे। बी इट बी रेलवेज, बी इट बी टेलीकॉम, एयर हो गया, एयरलाइंस हो गया, डिफेंस हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो गया, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हो गया, टेलीकॉम, कुछ भी हो गया चिल्ड्रन, सारा का सारा गवर्नमेंट के हाथ में था। उस जमाने में हम प्योर सोशलिस्ट इकोनॉमी थे। बट 1956 के बाद दरवाजे खोल दिए गए 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में, जब फॉरेन पार्टिसिपेशन इंडिया में आया। एलआईसी के जैसी 20 कंपनी द्वारा गई। पावर सप्लाई करने के लिए रिलायंस और टाटा भी आगे चले आए। तो रिलायंस और टाटा तो भाई पावर सप्लाई 24 घंटे देते हैं, इसलिए इनकी इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी सी महंगी होती है। हमारा जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक सप्लाई बोर्ड होता है स्टेट्स का, वो 2-4 घंटे बत्ती काट भी लेता है, सर्विस भी थोड़ी घटिया होती है, वोल्टेज भी फ्लक्चुएट होती है, तो बिजली थोड़ी सस्ती होती है। तो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन आज थोड़े बहुत सोशलिस्टिक है, सब सोशलिस्टिक नहीं है। और 2014-15 में तो नरेंद्र मोदी जी ने खुलेआम सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, चाहे वो भारत संचार निगम लिमिटेड हो, उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन हो, दिल्ली मेट्रोपॉलिटन रेलवे हो, कोई भी हो, सबको खुली धमकी दे दी है, अपने खर्चे का 70% आप अरेंज करिए, हम सपोर्ट सिर्फ 30% का देंगे, और अगर कमाई नहीं कर पा रहे हैं ऑफिस को बंद कर दीजिए, हम किसी फॉरेन कोलैबोरेटर को बुला के उसको ये काम संभालने का मौका दे देंगे। क्योंकि सरकारी एम्प्लॉय मैक्सिमम तो काम चोर होते हैं, उनको काम करने मन लगता ही नहीं है। तो प्रैक्टिकली इंडिया हैज व्हाट चिल्ड्रन? सोशलिस्टिक कैपिटलिज्म। गॉट इट क्लियर? तो सोशलिज्म है कहीं कहीं है, हर जगह नहीं है। इवन गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं पैसा कमाना स्टार्ट कर चुके, और क्यों ना कमाए भाई, इतना बड़ा देश है। एक जमाना था जब लोगों को गवर्नमेंट की हेल्प की जरूरत थी, बट अब लोगों के पास वेल टू डू पैसे हो गए हैं। बाकी और कुछ जानना हो तो संडे ज्ञान आपको दिया ही जा रहा है आज। कौन सा संडे ज्ञान दिया जा रहा है? अरे नहीं भाई, नहीं भाई, व्हाट्सएप स्टेटस देख लीजिएगा, रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा। गॉट इट क्लियर? कि 2050 तक हम यूएस जैसी कंट्रीज के बराबर या उससे ऊपर भी निकल सकते हैं, और पहले ही निकल जाएंगे, आगे आने का टाइम लगेगा। चलो, हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड में इस समय सबसे बहुत अच्छी है। 2-4 कंट्रीज सेशल्स वगैरह को छोड़ दीजिए। नहीं, परचेजिंग पावर उनकी क्यों अच्छी है? क्योंकि वो पहले से रईस है। बट आप अगर प्रेजेंट आउटपुट की बात करें तो इंडिया इज द वर्ल्ड्स, यू कैन से, टॉपेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। हमसे ऊपर कोई भी नहीं है, बेसिकली कोई भी नहीं है। यूएस वगैरह जो है सिर्फ दादागिरी है, बस सिर्फ दादागिरी है। पुराने दादाजी के बचाए हुए पैसे हैं जिससे वो तरक्की कर रहे हैं, कमाई का जरिया उनके उतना ज्यादा नहीं है बेसिकली। ओके, चलिए, तो मिक्स्ड इकोनॉमी की हेडिंग लिख दीजिए सब लोग, और सब लोग हेडिंग लिख लें जरा। और सो कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी होती क्या, मैंने आपको बता दिया, जहां पे कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों मिलकर काम करें। तो यहाँ पे अल्टीमेटली चिल्ड्रन, अल्टीमेटली हम फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी, दैट इज प्राइवेट सेक्टर को बोलेंगे आओ बिजनेस करो, नो प्रॉब्लम, बट वॉचडॉग, हम वॉचडॉग की तरह, गवर्नमेंट नजर जरूर रखेगी उनके ऊपर ताकि वो बिगड़ ना जाए, वो बहक ना जाए। गॉट इट? तो इट हैज द को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ चिल्ड्रन, प्राइवेट सेक्टर भी होगा और पब्लिक सेक्टर भी होगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात चिल्ड्रन? The point where China and America claims that they have 120 trillion and 70 trillion. So that is. हाँ, तो दैट नहीं, ठीक है, वो क्लेम करें, बात ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, बट वो उनका आज का कमाया हुआ पैसा नहीं है, वो पैसा वो सदियों से कमाते हुए चले आ रहे हैं बेसिकली। गॉट इट क्लियर? तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि कोई बच्चा ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ पे 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, और कोई बच्चा ऐसा घर में पैदा हुआ जिसके मुश्किल से 2 वक्त का खाना बन पाता है। दोनों ने आईएम्स में एडमिशन ले लिया। समझ में गया? एक ने अपने पापा का बिजनेस ही ज्वाइन कर लिया जिसके पास 100 करोड़ रुपए का फॉर्चून था,
और एक ने अपना स्टार्टअप खोला, आप किसको ज्यादा सक्सेसफुल बोलेंगे? जिसने स्टार्टअप खोला ना, बिकॉज ही स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, और दूसरे वाले के पास तो ऑलरेडी फैमिली फॉर्च्यून था। तो फैमिली फॉर्च्यून, मुकेश अंबानी के बेटे के लिए तरक्की करना, सक्सेसफुल होना, वो ज्यादा मायने रखता है या एक नॉर्मल एवरेज इंडियन के लिए? कॉमन सेंस की बात है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट के आपको डिफरेंसेस तो पता ही है, हमने पूरा पढ़ लिया इसको। इन दोनों को जब ऐड कर देते हैं ना बच्चों, तो क्या बन जाता है? मिक्स्ड इकोनॉमी। तो एक बार दनादन इसको देख भी लेते हैं। यहाँ पे इकोनॉमिक रिसोर्सेज प्राइवेट सेक्टर के होंगे बच्चों, और सोशलिस्टिक में इकोनॉमिक रिसोर्सेज किसके होंगे? स्टेट का मतलब क्या होता है? उत्तर प्रदेश। स्टेट का मतलब गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बॉडीज। प्रोड्यूसर्स जो होंगे वो डिसाइड करेंगे प्रोडक्ट का प्राइसेस, डिपेंडिंग कि कंट्री की डिमांड कितनी है। डिमांड जिस चीज की ज्यादा है उसका प्राइस ज्यादा होगा, डिमांड जिसकी कम है उसका प्राइस कम होगा। बट सोशलिस्टिक इकोनॉमी में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो गवर्नमेंट ने बना दिया वही लेना पड़ेगा। अगर प्योर सोशलिस्टिक पैटर्न आज भी होता बच्चों, क्या 4G 5G टेक्नोलॉजी होती? नो, शायद हम आज भी 2G पे ही टिके होते हैं। क्या आपको मोस्ट मॉडर्न फैशनेबल क्लोथ्स पहनने को मिलते? नो। क्या फॉरेन फैशन इंडिया के अंदर आता? नो। आज क्या आपको कोल्ड ड्रिंक मिलती, मोमोज मिलता, बर्गर मिलता? नो। क्या पीवीआर सिनेमाज मिलता? नो। बिजनेस कभी भी डेवलप करता ना। तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी में आप सिर्फ और सिर्फ क्या एक्सेस कर पाते हैं? नीड्स। कंफर्ट और लग्जरीज अगर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? कैपिटलिस्ट। समझ में आई बात? हेयर प्राइस मैकेनिज्म, डिमांड ज्यादा तो महंगा बेचेंगे, हेयर प्लानिंग चलता है, जिन चीजों की जरूरत ज्यादा है उनको हम ज्यादा बेचेंगे। गॉट इट? तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रॉफिट इज द मेन मोटिव चिल्ड्रन। समझ में आ गई बात? चलिए एक दो चीजें और पढ़ लें। सो कंपटीशन होता है कैपिटलिस्टिक में, कभी सुना है नॉर्दर्न रेलवे सेंट्रल रेलवे के साथ कॉम्पीट कर रहा है? कभी सुना है कि प्रयागराज एक्सप्रेस जो इलाहाबाद से दिल्ली जाती है और वंदे भारत जो वाराणसी से दिल्ली जा रही है, दोनों रेस लगाएंगे आपस में? क्या वंदे भारत का टीटी आपको हाथ पकड़ ले, आइए हमारे बैठिए, हम 25 रुपए कम कर देंगे आपको? ऐसा कुछ होता है? नो। कभी सुना है लखनऊ यूनिवर्सिटी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डिस्काउंट का ऑफर दिया हो? नो। एमटी वाले हमेशा देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि बच्चे हमारे पास आए। सो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज मिनिमम, और यहाँ पे पूरा का पूरा इंटरवेंशन ही स्टेट होता है। गॉट इट क्लियर? यहाँ पे इकोनॉमिक पावर अंबानी और अडानी जैसे लोगों के बीच में होती है, यहाँ पे इकोनॉमिक पावर बन जाती है पॉलिटिकल पावर, तो गवर्नमेंट के हाथ में ही रहेगा। गॉट इट? कहां पे आपको ढेर सारा डिफरेंस हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में मिलेगा? कैपिटलिस्ट। और यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी चलता है, इसीलिए गवर्नमेंट रिच कम्युनिटी पे ज्यादा टैक्स लगाती है और पुअर को उस टैक्स से बेनिफिट मिलता है। अभी कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था, 2-4 दिन पहले, योगी जी एक स्कीम लेके आए हैं ताकि लड़कियां पढ़ाई लिखाई छोड़े ना। बैकवर्ड एरियाज में होता है, घर वाले लड़कियों की पढ़ाई छुड़वाते हैं। सर ऐसा क्यों करते हैं? उनकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं होती है, उनका एमआरआई सिटी स्कैन करवाना चाहिए, और उसके बाद भी अगर ना सुधरे और अपनी बेटियों को स्कूल ना भेजें तो चप्पल ही चप्पल मारनी चाहिए उनको। गॉट इट क्लियर? तब तक जब तक उनके मुंह से बोलना ना बंद हो जाए। तो 1250 रुपए की स्कॉलरशिप हर लड़की को राइट फ्रॉम क्लास 8 to 12 दी जाएगी, ताकि उसकी पढ़ाई लिखाई में कोई रुकावट ना आए। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर हम अप्लाई करेंगे क्या? अरे आपको नहीं मिल सकती भाई, इसके लिए सो कॉल्ड आपकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत कम होनी चाहिए। कोई बात नहीं सर, हम पापा कह देंगे एक अखबार में ऐड निकाल दीजिए, हमने निकाल दिया अपने बच्चों घर से बाहर, हमने इनको डिसोन कर दिया, तो हमारे पास 0 पैसे हो जाएंगे, फिर स्कॉलरशिप लेके वापस घर पे चले आएंगे हम। चले आगे। सो क्लास स्ट्रगल रहता है हमेशा रईस और गरीब के बीच में, बट यहाँ पे चिल्ड्रन इट इज द क्लास लेस सोसाइटी। ओके, चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद द फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। चलें, फीचर्स में बहुत ज्यादा टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, एंड आई वांट कि सारे के सारे बच्चे इन पॉइंट्स को प्लीज अपनी कॉपी में मेंशन कर लें वेरी क्विकली। चलिए, फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी चिल्ड्रन। तो सबसे पहला फीचर आपको क्या नजर आ रहा है? सबसे पहला फीचर बच्चों क्या नजर आ रहा है? को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। कहने का मतलब यहाँ पे अडानी और अंबानी टाइप लोग भी होंगे, प्राइवेट सेक्टर, भारत संचार निगम लिमिटेड गवर्नमेंट सेक्टर भी होगा। बट जिस स्पीड से ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट प्राइवेट हैंड्स में दे रही है, तो मेरे को लगता है कि एक दिन कंट्री वापस से कैपिटलिस्ट बन जाएगी। गॉट इट क्लियर? उस दिन फिर लड़ाई झगड़ा मारपीट दंगे फसाद ये सब भी होने लग जाएंगे।
देन चिल्ड्रन को एग्जिस्टेंस ऑफ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्टिक फीचर। सर ये तो एक ही बात हो गई, बिल्कुल एक बात हो गई बच्चों, बिल्कुल एक बात हो गई। जब प्राइवेट सेक्टर रहेगा तो वो हरकतें कैसी करेगा, प्रॉफिट मेकिंग की, और जब गवर्नमेंट रहेगी तो सोशलिस्ट। तो पहले दोनों पॉइंट्स का अल्टीमेट मीनिंग एक ही है। देन सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग? बड़ी आसान बात है, इकोनॉमिक प्लानिंग दो चीजों की होगी चिल्ड्रन। कौन सी दो चीजों की? इन टर्म्स ऑफ इनकम जनरेशन, आई रिपीट चिल्ड्रन, इन टर्म्स ऑफ इनकम कंट्री में कितनी जनरेट होगी, दिस डिसीजन विल बी टेकन बाय प्राइवेट सेक्टर, एंड वेलफेयर कितना होगा कंट्री में लोगों का, डिसीजन विल बी टेकन बाय पब्लिक सेक्टर। आपके मोहल्ले में हैंडपंप लगना है कि नहीं लगना, गौतम अडानी जी बताएंगे या मुकेश अंबानी जी बताएंगे? गवर्नमेंट बताएगी। गॉट इट क्लियर? गौतम अडानी जी को लगेगा भाई ज्यादा फायदा 5G का टावर लगाने में बॉम्बे में है, तो कहां पे लगाया जाए 5G का टावर? बॉम्बे में। BSNL का टावर गवर्नमेंट हर गांव में लगवाएगी। क्यों लगवाएगी सर हर गांव में? ताकि सब लोग इजिली कम्युनिकेट कर पाए। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑन एंड कंट्रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। बच्चों प्राइवेट सेक्टर को कौन रेगुलेट और कंट्रोल करेगा? गवर्नमेंट। नहीं समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? चलिए, नेटवर्क इशू चलन, चलिए ये बात समझ में आ गई। तो कौन कंट्रोल करेगा प्राइवेट सेक्टर को? गवर्नमेंट। क्योंकि अगर गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करेगी ना, तो पता है प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा? अगर अंबानी जी को या अडानी साहब को एटॉमिक एनर्जी का जिम्मा दे दिया गया, दिवाली में छोटे छोटे एटम बम बेचेंगे, फिर आप पड़ोसी घर में एटम बम फेंकने लायक हो जाओगे। तो इसलिए कुछ सेक्टर्स आज भी गवर्नमेंट के अपने हाथ में ही है। सर कौन कौन से सेक्टर्स गवर्नमेंट के अपने हाथ में है? इट इज चिल्ड्रन रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस। रेलवे का तो भी प्राइवेटाइज, सुनिए 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 सुनिए, रेलवे अप टू सर्टेन एक्सटेंट प्राइवेटाइज हुआ है, मेजॉरिटी नहीं हुआ। और प्राइवेटाइज कैसे हुआ है? ट्रेन का खर्चा आप संभाल लीजिए, ट्रेन की टिकट का पैसा आपको दे देंगे पूरा। मैं गवर्नमेंट से बोलूं कि वंदे भारत रनिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाराणसी एंड वाराणसी टू न्यू दिल्ली, इस पे आपको कितना रेवेन्यू कलेक्ट होता है? गवर्नमेंट कह रही है हमको इस पे रेवेन्यू कलेक्ट होता है 250 करोड़ का एक जर्नी पे। मैं कह रहा हूं मैं आपको 325 करोड़ की गारंटी देता हूं। आपका खर्चा कितना होता है? हमारा खर्चा भी 200 करोड़ का हो जाता है कम से कम, तो कितना बचता है आपको? 50 करोड़। चलिए मेरे से ठेका कर लीजिए, मैं 65 करोड़ रुपए आपको कमा के दूंगा हर साल। 65 करोड़ रुपए हर साल एक पर्टिकुलर जर्नी पे कैलकुलेट कमा के आपको दे दूंगा। गवर्नमेंट कहेगी नहीं की और पूछ पूछ, हम तो 50 ही बचा पाते थे, ये कितना दिलवा रहे हैं? 65। तो गवर्नमेंट का प्रॉफिट हो रहा है। गवर्नमेंट हमसे पूछेगी आप कैसे कमाओगे, वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। तो जब हमारे पास बागडोर आई, हमने हर दिन व्हाट्सएप पे लोगों को एडवर्टाइजमेंट देने स्टार्ट किए और बताना स्टार्ट किया कि अभी ट्रेन में इतनी सीट खाली है, अभी इतनी सीट खाली है। घर घर ट्रेन का जो डिपार्चर टाइम है उसके 2 घंटे पहले से दरवाजा खटखटाया, आपके घर में किसी जाना है वंदे भारत से, आइए टिकट लीजिए तुरंत। हम इस तरह की सर्विसेज देंगे और अग्रेसिव मार्केटिंग करेंगे तो हमारी कमाई बढ़ जाएगी। तो अल्टीमेटली रेगुलेट गवर्नमेंट करेगी ट्रैफिक को, सिर्फ ट्रेन का इनकम और एक्सपेंस ये प्राइवेट सेक्टर हैंडल कर रहा है। तो रेलवे बहुत हद तक अभी प्राइवेटाइज नहीं हुआ। एटॉमिक एनर्जी पूरा का पूरा किसके हाथ में है चलन? पूरा गवर्नमेंट के हाथ में है। डिफेंस में बाइंग का जो परमिशन है वो गवर्नमेंट डायरेक्ट ना करके किसी थर्ड पार्टी के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। सर ऐसा क्यों? जैसे अभी हमने राफेल प्लेन खरीदे, कहां से खरीदे बच्चों? रशिया से खरीदे। एक प्लेन कितने का है? 35 करोड़ का। 35 आए। अच्छा 35 नहीं, 35 नहीं आते, पहली खेप में 5 अच्छे आए थे, बाकी अभी आने हैं। तो एक प्लेन है कितने का? चलिए मेरे को तो नहीं पता कितने का है। टोटल 60,000 करोड़ रुपए की डील थी। कितने की? 60,000 करोड़। तो गवर्नमेंट ने ये काम क्यों किया? कंट्री की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए। अब जो दसॉल्ट एंटरप्राइजेस फ्रांस की कंपनी है वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ सौदा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि किसी के साथ भी बिजनेस रिलेशंस एस्टैब्लिश करने के लिए 2 पार्टीज का होना जरूरी है। वन इज द सेलर एंड अदर इज द बायर। सेलर और बायर को कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कॉम्पिटेंट टू
कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कैपेसिटी होनी चाहिए सौदा करने की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली बिजनेस करने वाली अथॉरिटी नहीं है, इसलिए बीच में हमें किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो ये आज नहीं हुआ, ये शुरू से चला आया। तो अगर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को रोड बनवानी है किसी मोहल्ले की, तो वो सीमेंट और गिट्टी वाले से डायरेक्ट परचेज नहीं कर सकते, वो टेंडर फ्लोट करेंगे, ठेकेदार उनके पास आएंगे, उनका काम करके देंगे। व्हाट इट क्लियर? तो रिलायंस डिफेंस को लिया गया कि आप हमारे बिहाफ पे बात करिए जाके दसॉल्ट एंटरप्राइजेस से। इज दैट ओके? तो ये 3 सेक्टर्स बच्चों आज भी एट मोस्ट गवर्नमेंट की अपनी कस्टडी में है, बट बाकी सब में आपको रैम्पेंट प्राइवेटाइजेशन नजर आएगा। समझ गए बात को? प्रमोशन ऑफ सोशल वेलफेयर, कौन काम करता है बच्चों सोशल वेलफेयर का? गवर्नमेंट। रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, व्हाट इज दिस प्राइस मैकेनिज्म? प्राइस मैकेनिज्म होता है बच्चों फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, तो मार्केट में चीजों का प्राइस बढ़ेगा, और अगर डिमांड कम है सप्लाई से चिल्ड्रन, तो चीजों का प्राइस गिर जाएगा। क्यों सर? इफ डिमांड इज मोर, शॉर्टेज होगी बाजार में, प्राइस विल गो अप। इफ डिमांड इज लेस, सरप्लस होगा, प्राइस विल गो डाउन। नहीं समझे? समझ गए? प्रॉफिट मोटिव से काम कौन करता है बच्चों? इन केस ऑफ सो कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट। समझ में आ गया? तो प्रॉफिट मोटिव का काम रहेगा सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का। समझ में आ गई बात? ये सर क्या? प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रीडम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट आपको लाइसेंस देगी बिजनेस करने के लिए, गवर्नमेंट आपको अथॉरिटी देगी बिजनेस करने के लिए, बट वेताल की तरह विक्रम के ऊपर मंडराता कौन रहेगा? गवर्नमेंट। ये नहीं कि आप जो चाहे वो कर लें, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट आपके ऊपर हथकंडा लगाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 1991 की पॉलिसी के पहले 56 में ये आया था। माइनिंग जानते हैं बच्चों क्या होती है? माइनिंग, रिसोर्सेस को निकालना। तो रिवर माइनिंग बड़ी फेमस है इंडिया में, बालू निकलती है। अगर बहुत ढेर सारी बालू निकाल दी जाए, तो जो रिवर के ऊपर ब्रिज बना उसका क्या होगा? गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा सर? क्योंकि वो नीचे उससे भी काफी हद तक संभला रहता है। सर कैसे? जब ब्रिज के पिलर्स बनते हैं, तो आर्टिफिशियली पानी को कुछ टाइम के लिए रोका जाता है, व्हाट इट क्लियर, एकदम ड्रेन आउट किया जाता है उस जगह को। इट्स जस्ट लाइक दैट, यू कैन से, जैसे ग्लास होता है, ग्लास, आपने ग्लास को थोड़ा सा कट कर लिया, ग्लास को कट कर लिया चिल्ड्रन, ठीक है, और कट करने के बाद मान लीजिए ये ग्लास है, दिस इज अ ग्लास चिल्ड्रन, ठीक है। आपने बीच से इतने हिस्से को कट कर लिया, तो हॉलो हो जाएगा पूरा, आर पार आप देखेंगे। उस ग्लास को, ये मान लीजिए वाटर बेड है, रिवर बेड, सॉरी नॉट वाटर बेड, दिस इज द रिवर बेड। अब आर्टिफिशियली सो कॉल्ड यहां तक डिग किया जाएगा, और बीच में स्पेस खाली मिल जाएगा। समझ में आ रही है बातें? पक्का? ये स्पेस हो गया पूरी तरह से खाली। अब यहां पे गवर्नमेंट कंक्रीट वगैरह भर देगी, समझ में आ गया? और उसके बाद तैयार हो जाएगा हमारा ब्रिज, ठीक। और इस ब्रिज पे आप खड़े हो गए, कार भी जा रही है, समझ में आ गई बात? थोड़े दिन बाद जब पानी काफी ज्यादा इसके आसपास से फ्लो करेगा, तो दैट वाटर विल ब्रिंग सैंड आल्सो, ग्रेवल आल्सो, ये इसको अगल बगल सराउंड कर लेगी और एक एडिशनल सपोर्ट देगी, एडिशनल सपोर्ट। बट अगर अगल बगल से पूरी बालू खाली कर ली जाए चिल्ड्रन, पूरी की पूरी बालू, व्हाट विल हैपन? जो इसको सपोर्ट मिल रहा था, सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा, और धड़ाम से ब्रिज जो पिलर है वो गिर जाएगा। सो प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रीडम का यही मतलब है, दैट गवर्नमेंट विल एक्ट एज अ वॉचडॉग। गवर्नमेंट के सो कॉल्ड निगाहों के सामने ही आपको सारा काम करना है। तो ये नहीं कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है तो वो दिल्ली को भेज दिया अमेरिका को सौदा कर ले, ऐसा काम नहीं कर सकता। तो वर्किंग अलाउड है प्राइवेट सेक्टर को, बट अंडर द वॉचमैनशिप ऑफ व्हाट, लिख दीजिए इसको, वॉचमैनशिप ऑफ गवर्नमेंट। क्विकली चलो, कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। चलिए,
तो सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए बच्चों? चलिए, तो लेट्स गेट डाउन टू द मेरिट्स पार्ट। अगेन चिल्ड्रन, चीजें वही है मेरिट्स में, तो हम सो कॉल्ड पॉइंट से ही डायरेक्ट रेफरेंस ड्रॉ करेंगे। आई वांट एवरीबॉडी कि आप अपने जो शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं उसमें इन पॉइंट्स को ऐड अप करिए। आई स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन। द फर्स्ट वन इज प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। देयर इज अ पीस ऑफ लैंड लाइक दिस चिल्ड्रन। इसके मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं। मैं आपको 2 यूजेस यहां पे लिस्ट करके दे रहा हूं। स्कूल सेटअप किया जाए, जो नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों को एजुकेशन देगा। गॉट इट क्लियर? या अपने यहां एक सो कॉल्ड शॉपिंग मॉल ओपन कर दिया जाए, वेयर दिस रिसोर्स ऑफ लैंड शुड बी अप्लाइड चिल्ड्रन। स्कूल खोल दें। स्कूल में बच्चे फीस कितनी दे पाएंगे? और जो दे भी देंगे मैक्सिमम पैसा तो सैलरी के नाम पे, स्कूल का रिपेयर मेंटेनेंस, अपकीप, सो कॉल्ड डेवलपमेंट इसमें चला जाएगा। क्योंकि स्कूल तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी हमेशा डेवलप करता है। 10 साल पहले रिसोर्सेस कम थे, अब हर क्लास में स्मार्ट बोर्ड लग गया। स्मार्ट बोर्ड के बाद सो कॉल्ड अगले 10 साल बाद आपको नजर आएगा हर बच्चे की टेबल पे एक स्क्रीन लगी हुई है। सर फिर हमको कॉपी किताब नहीं लेके जाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं लेके जाना पड़ेगा। सिर्फ आपको एक डिजिटल पेन कैरी करना पड़ेगा और एक पेन ड्राइव कैरी करनी पड़ेगी बस। या पेन ही आपका पेन ड्राइव का भी काम कर देगा। पीछे से उसको लगा दीजिए। तो सर लिखेंगे कैसे आपके मुंह से? हाँ तो चलिए पेन ड्राइव लेके जाना पड़ेगा फिर। ठीक है, पेन ड्राइव आपने अटैच कर ली और जो काम आप कर रहे हैं जो टीचर ने करवाया वो सब पेन ड्राइव में सेव होता जा रहा है। व्हाट इट क्लियर? पेन ड्राइव घर ले गए, कंप्यूटर पे लगाया, प्रिंट आउट निकाल लिया। और आसान कर देते हैं, पेन ड्राइव की भी जरूरत नहीं। उस डिवाइस को कनेक्ट कर दिया क्लाउड स्टोरेज के साथ। आपने अपनी आईडी से लॉगिन किया, 1 करोड़ गीगाबाइट्स का स्टोरेज स्पेस आपको फ्री में मिलेगा। सर इतना फ्री में मिलेगा डेटा? और क्या, गवर्नमेंट आपके पैसे, आपके पापा से 75% टैक्स लेगी उनकी इनकम पे, तो ये सारे रिसोर्सेज आपको फ्री में मिल जाएंगे। पढ़ाई भी फ्री हो जाएगी आपकी। फॉरेन कंट्रीज में होता ही ऐसा है। इंडिया जैसी कंट्री में आपको पैसे थोड़े ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं पढ़ाई पे। विदेशों में पढ़ाई बहुत सस्ती है। और पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज तो यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप भी बहुत बढ़िया मिलती है। और जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, लेट अस से क्लास 1 से या नर्सरी से जहां से आप स्टार्ट करते हो से अप टिल क्लास 12 तक, इट इज प्रैक्टिकली फ्री, बेसिकली ऑलमोस्ट फ्री। 11 12 में थोड़े एकदम चिंदी चोटाई पैसे लगते हैं, 10 तक तो टोटली फ्री है। और जो इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई होती है बच्चों, वैसी पढ़ाई वहां पे सब जगह मिलती है। ओके, इसीलिए वहां के बच्चे थोड़े ज्यादा भोंदू और इंटेलिजेंट होते हैं। जो जाते हैं स्कूल वो इंटेलिजेंट, जो नहीं आते भोंदू। तो अब स्कूल में तो भाई बहुत खर्चा होगा। सर इस स्कूल की थोड़ी सी बात तो बता दीजिए, अच्छा लगेगा। जैसे स्कूल एंड होगा, आपने एंटर दबाया, लॉग ऑफ किया, आपके घर पहुंचने से पहले पीडीएफ फॉर्मेट में आपका सारा क्रियाक्रम जो आपने स्कूल में किया वो आपकी मम्मी के मोबाइल पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ताकि उनको पता लगे कि स्कूल में आपने पढ़ाई की है या कट्टम किट्टू खेल रहे थे। समझ में आई बात कि नहीं? तो व्हेन वी वर स्टूडेंट्स, भाई काले रंग का बेकार सा बोर्ड और उस पे टीचर चूने से और चौक से लिखता था। व्हेन वी केम इनटू टीचिंग, तो सो कॉल्ड ये काला वाला बोर्ड रिप्लेस हो गया व्हाइट बोर्ड से, और व्हाइट चौक रिप्लेस हो गई ब्लैक मार्कर से। बट व्हेन यू केम इनटू एजुकेशन, तो स्मार्ट बोर्ड आ गया। गॉट इट क्लियर? जब आपकी अगली जनरेशन आएगी एजुकेशन में, तो स्मार्ट बोर्ड तो रहेगा ही रहेगा साथ में। या स्मार्ट बोर्ड भी नहीं होगा, टीचर भी एक पेन ही लेके जाएगा। वो पेन को ऐसे होल्डर में लगाएगा, बटन ऑन करेगा, यहां से रेज निकलेंगी, प्रोजेक्शन, तो उसी प्रोजेक्शन से स्क्रीन पे सब कुछ आ जाएगा। ऐसी चीजें आ चुकी हैं दुनिया में, आज नहीं आई हैं, 10 साल पहले से चल रही हैं। हमारे देश में जनरली नहीं है। पॉकेट वो आ गया है, कंप्यूटर आ गया, छोटा सा है बस, आप उसको बटन ऑन कर दीजिए और उस पर कीबोर्ड भी आपका खुल जाएगा, गॉट इट क्लियर, आपकी तरफ, और सामने स्क्रीन पूरी बन जाएगी लाइट के थ्रू। गॉट इट? तो प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता बच्चों, तो रिसोर्स क्या होता? शॉपिंग मॉल। प्योर सोशलिस्ट होता तो क्या होता? स्कूल। अब अगर मिक्स्ड है, सर हम बताएं क्या करना चाहिए? मैं समझ गया आपका जवाब। सर ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे स्कूल खोल देते हैं, सेकंड फ्लोर पे पार्किंग कर देते हैं, थर्ड फ्लोर से 9th फ्लोर तक शॉपिंग मॉल खोल देते हैं। सर ये मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं है, ये सौरभ सर इकोनॉमी है। व्हाट इट क्लियर? तो प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब यही है। मिक्स्ड इकोनॉमी में जिस चीज की जरूरत जहां पे ज्यादा होगी, हम रिसोर्सेज को वहां पे एलोकेट कर देंगे। समझ में आ गया? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पढ़ने से पहले आपको 2 शब्द पता होने चाहिए कि इकोनॉमिक
इंस्टेबिलिटी क्या होती है? बेसिक टर्म्स मैंने आपको इसी दिन के लिए पढ़ाए थे बच्चों। कंट्री में लोगों के पास पैसे तो बहुत हैं, बट गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई उतनी है ही नहीं। तो कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम शॉर्टेज। पैसा बहुत है, लोगों के पास बहुत है, शॉर्टेज हो गई। तो शॉर्टेज के केस में चिल्ड्रन, चीजों के प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ता है? प्राइस बढ़ जाता है। Will an average earning person in India be able to buy goods and services which are priced heavily, children? Whose price is exorbitantly high? ठेंगा नहीं खरीद पाएंगे वो। तो गवर्नमेंट शुड डू समथिंग टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, और गवर्नमेंट शुड नॉट डू समथिंग और एनीथिंग टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट शुड डू। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि जब इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होता है तो देश में गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेती है। मैं यहाँ पे लिख के आपको जरूर देता हूं, समझ में थोड़ा कम आएगा क्योंकि क्लास 12th का सिलेबस है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, सर इसको क्या करेगी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट इसे रिड्यूस कर देगी। सर इससे क्या फर्क पड़ेगा जब गवर्नमेंट नोट छापेगी नहीं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में नोट आएंगे नहीं। जब वहां पे आएंगे नहीं तो मेरे और आपके जैसे लोगों को पैसे वहां से मिलेंगे नहीं बोरो करने के लिए। जब बोरो करने के लिए पैसा ही नहीं मिलेगा, क्या हम लोन लेकर जो समोसा आज तक खा रहे थे खा पाएंगे बच्चों? नो। तो हमारी खर्च करने की कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। जब बच्चों खर्च करने की कैपेसिटी कम होगी तो शॉपकीपर्स के वहां पे शॉप पे फुटफॉल ऑफ द कस्टमर भी कम होगा। जब कस्टमर जाएगा नहीं, बेचारा अपने महंगे सामान को बेचने के लिए क्या करेगा? प्राइस गिराएगा। क्या अचीव कर लिया हमने बच्चों? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये तो एक तरीका है। एक और बता देता हूं, गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देगी तो आपके पापा की ज्यादातर कमाई किसकी जेब में चली जाएगी? गवर्नमेंट की जेब में। आपके पास खर्च करने के लिए पैसे कम होंगे। आप शॉप पे फालतू खर्चा करने जाएंगे नहीं। शॉपकीपर को अपना सामान बेचना है, कस्टमर जब शॉप पे आ नहीं रहा तो क्या करेगा? वो प्राइस को कम कर देगा। तो जब कंट्री में इन्फ्लेशन होता है ना बच्चों, तो गवर्नमेंट एक तो नोट छापने कम करती है, दूसरा टैक्स रेट को बढ़ा देती है। प्लीज कॉपी दिस चिल्ड्रन, प्लीज कॉपी दिस। फिर मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट भी बताता हूं इसका। दूसरी कहानी मेरी जुबानी। मार्केट में प्राइसेस चीजों के बहुत भयंकर तरीके से बच्चों गिरे हुए हैं। सर क्यों गिरे हुए हैं? क्या लोग गिरे हुए हैं इस देश में? अरे नहीं भाई, इस देश के लोग गिर जाएंगे तो विदेशी लोग अंडरग्राउंड बेसमेंट में चले जाएंगे। प्राइसेस बहुत गिरे हुए हैं। क्यों गिरे हुए हैं? मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा है बच्चों चीजों की और डिमांड कम। सर हाउ डिड दिस हैपन? दिस हैपेंड कि भाई रिसोर्सेस थे, लोग धनाधन फैक्ट्री में प्रोडक्शन लगा के, मतलब प्लांट में प्रोडक्शन करके मार्केट में सामान सप्लाई करना चाह रहे थे विद द थॉट प्रोसेस कि लोग खरीदेंगे। बाढ़ इतनी आ गई, किसानों के खेत चौपट हो गए, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खरीदते थे, प्रोसेस करते थे फैक्ट्री वाले, उनकी भी कमाई घुस गई। जो उनसे सामान खरीद के एक्सपोर्ट करते थे वो भी घुस गया। तो सामान मार्केट में बन के तैयार पड़ा है, बट लोगों की कमाई कम हो जा रही है, इसलिए वो खरीदने की हैसियत नहीं रख पा रहे। कंट्री में रिसेशन आ गया, सो कंट्री सफरिंग फ्रॉम डिफ्लेशन। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड समथिंग अबाउट ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929-30? सुना है? ग्रेट डिप्रेशन यूएस में हुआ था। तो बच्चे सुना है? पक्की सुना है? यस सर। अब ग्रेट डिप्रेशन के बारे में आप बता सकते हो मेरे को कैसे हुआ? सर वो यूएस पूरे वर्ल्ड में आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लोन्स बांटने लगा। हाँ चलिए, अब मैं बोलूंगा। अब बस समझदार को इशारा काफी है। गॉट इट क्लियर? चलिए मैं आपको बताता हूँ। यूएस में 1915-17 के आसपास सोचा गया कि डोमिनेशन कैसे क्रिएट किया जाए पूरी दुनिया में। भाई हम लड़ाई तो लगवाना जानते ही हैं, यूएस हो मतलब मैं नहीं, यूएस। उसके बावजूद इकोनॉमिक डोमिनेशन चाहिए, पैसे से रईस होने चाहिए हमको। तो यूएस ने सोचा कि पहले अपनी कंट्री के अंदर से चीजों को स्टार्ट करते हैं। रैम्पंट प्रोडक्शन किया बिजनेस कम्युनिटी ने, गवर्नमेंट ने दनादन पैसा बांटना चालू किया। ऐसे ऐसे बिजनेसमैन को पैसे दे दिए जिनके पास $1 का आइडिया नहीं था, और उनको हजार, 10,000, 1 लाख डॉलर लोन एडवांस कर दिया। जाओ फैक्ट्री लगाओ, सामान बनाओ। यूएस गवर्नमेंट थोड़ी सी बेवकूफ टाइप की भी है, क्योंकि उनके पास हमारे जैसे जीनियस मनमोहन सिंह जी नहीं थे। तो हमारे यहाँ तो जब नोट छपता है ना तो बैकअप में गोल्ड वगैरह रखा जाता था, अब नहीं रखा जाता। गॉट इट क्लियर? वो पुरानी स्टोरी थी, तो अब रखा जाता है। अगर आप इसके बारे में और कुछ जानना चाहें तो कुकू एफएम देखने की जरूरत नहीं है। गॉट इट क्लियर? मेरा प्लेलिस्ट है
फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स, ICCBSE कॉमन होता है वो, तो उसमें आप मनी बैंकिंग के ऊपर मेरा वीडियो देख सकते हैं। उसमें ये सारी बातें रिगार्डिंग बैंकिंग इंटरनेशनल ट्रेड की गई हैं। आपका 12th का सिलेबस है, खाली बैठा करो देखते रहा करिए, अच्छा लगेगा आपको। कौन पैसे लग रहे हैं, MUX मोर देन PX, सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड इज मोर देन प्राइस पेड। तो यूएस ने सोचा कैसे दादागिरी जमाई जाए अपनी, तो उन्होंने भयंकर प्रोडक्शन फैक्ट्रीज में स्टार्ट कर दिया। बिजनेसमैन तो बिजनेसमैन, गवर्नमेंट भी बेवकूफ बनी पड़ी थी, ढेर सारा आउटपुट किए जा रहे हैं। लोगों ने सोचा कि ये अच्छा हो रहा है और एक्टिविटीज को और प्रमोट किया। आई रिपीट चिल्ड्रन, एक्टिविटीज को और प्रमोट किया। खोपड़े में बात गई। एक्टिविटीज को इतना प्रमोट किया, इतना प्रमोट किया कि इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो गया कि एक जमाना ऐसा आ गया कि लोगों के पास सामान तो है बट खरीदने वाले लोग ही नहीं है। लोगों के पास सामान तो है मतलब सेलर्स के शोरूम्स में प्रोडक्ट इज अवेलेबल बट बायर्स वर नॉट देयर। क्यों बायर्स वर नॉट देयर? क्योंकि भाई लोगों की उतनी कमाई थी ही नहीं। तो ढेर सारे इकोनॉमिस्ट उस जमाने के इन बातों को सपोर्ट करते थे, कुछ ही लोग थे जो इन चीजों को सपोर्ट नहीं करते थे। लोगों ने समझाया भाई ये जो तुम कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो, आउटपुट को थोड़ा सा कंट्रोल करो। हंसते थे लोग इनके ऊपर जो बोलते थे आउटपुट को कंट्रोल करो, और कहते थे कि बिजनेस नहीं करने दे रहे हैं, ये बिजनेस के अगेंस्ट जा रहे हैं, दे आर गोइंग अगेंस्ट द बिजनेस, ये बेवकूफ है। तो दो तरह के ग्रुप्स में यूएस बटा हुआ था। एक ग्रुप्स ऐसे थे जो सोचते थे करो जितना ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो, और एक ग्रुप्स ऐसे थे जो ये सोचते थे कि चीजों को फिक्स करिए, आपका जो प्रोडक्शन है वो इतना ज्यादा है कि कल को आपको इतने कस्टमर मार्केट में मिलेंगे ही नहीं। बच्चों को भी कार्ल मार्क्स का नाम सुना है आपने? कार्ल मार्क्स कौन थे? ये थोड़े से सोशलिस्ट इकोनॉमिस्ट थे। ये चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा पैसा प्रोड्यूसर जो कमा रहा है वो अपने वर्कर्स को डिस्ट्रीब्यूट करे। तो ये वाली जो कम्युनिटी थी, इनके लीडर थे जॉन मेयर्ड कीन्स। जॉन मेयर्ड कीन्स ने काफी समझाया अमेरिकन गवर्नमेंट को भी उस समय की, बिजनेस कम्युनिटीज को, एकेडमिशियंस को, अदर इकोनॉमिस्ट को, भैया ये बहुत गलत हो रहा है देश के लिए। मेरी स्टडी बोलती है कि देश में जितने रिसोर्सेज इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो कल को पूरे बर्बाद हो जाएंगे। जितने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जा रहे हैं खरीदार आपको मिलेगा ही नहीं। दुनिया जेएम कीन साहब के अगेंस्ट जाने लग गई। 1929 में बच्चों हुआ वही व्हाट ही वाज सेइंग। प्रोडक्ट शोरूम में है, खरीदने वाला गायब है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने लोन्स वगैरह जो दिए, जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज सेटअप करने के लिए एडवांसेस दिए, बदले में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ नहीं कंट्री में उतना, लोगों की कमाई उतनी थी नहीं जितना स्टोर में सामान पड़ा हुआ था। तो मार्केट में क्या हुआ, सप्लाई ज्यादा थी चीजों की और डिमांड कम। शॉपकीपर के पास सामान तो पड़ा हुआ है, खरीदार है ही नहीं, शोरूम बंद करके शोरूम के बाहर प्रोडक्ट बेचा जा रहा है। ऐसा 2005-6 में भी एक बार यूएस में हो चुका है, जिसको हम रिसेशन बोल रहे थे, यूएस का रिसेशन बेसिकली। वो रिसेशन तो दूसरे देशों तक भी काफी खिंचा। खैर उन सब की बात अभी इतनी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। लोग हाथ पैर जोड़ते हुए गिड़गिड़ाते हुए भगवान के पास चले आए। हु वाज द भगवान एट दैट टाइम? J.M. कीन्स, जॉन मेयर्ड कीन्स, प्रभु बचाओ। इन्होंने बोला अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत पुराना है, अल्ट्रा मॉडर्न, कोल्ड ड्रिंक की बोतल गई टूट, पहले ही बोल रहे थे स्टील के ग्लास में डाल के पी लो। हो समझ में आया कि नहीं आया? तो सर क्या स्टील का ग्लास गिर नहीं सकता था? अरे गिर भी जाता तो वैक्यूम क्लीनर सक कर लेते कोल्ड ड्रिंक वापस। अब कांच की बोतल टूट गई तो कांच भी तो आ जाएगा ना अंदर। तो सो कॉल्ड J.M. कीन साहब ने बोला अब कुछ नहीं हो सकता, बस हो ये सकता है कि अपने इंटरनेशनल रिलेशंस बढ़ाइए, जो आपके पास सरप्लस स्टॉक है दूसरी कंट्रीज को बेचो या फ्री में दो, कुछ भी करो, और अपने आप कुछ टाइम के लिए फैक्ट्रीज को बंद कर दिया जाए। गवर्नमेंट ने कहा फैक्ट्रीज को बंद करने में एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम आ जाएगा, तो भाई और कुछ नहीं हो सकता, ये जो खाना बना हुआ है ना वही उन लोगों को दे दो फ्री में, वही उन लोगों को दे दो फ्री में कि भैया इसको खा लो, हमारे पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। धीरे 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 एक्सेस सप्लाइड कमोडिटी मार्केट में कम हुई और वो मैचअप कर गई। तो जब कंट्री में डिमांड कम होती है बच्चों और सप्लाई ज्यादा होती है, तो शॉपकीपर्स को, बिजनेसमैन को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए क्या करना पड़ता है? प्राइस गिराना पड़ता है। एंड दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज व्हाट? इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन इज द रिजल्टेंट ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? सरप्लस। तो व्हेन डिमांड इज मोर देन सप्लाई एंड व्हेन सप्लाई इज मोर देन डिमांड। खोपड़े में बात गई बच्चों की नहीं गई? तो सर यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, हाथ पे हाथ रखे बैठ रहती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट चिल्ड्रन
करेंसी नोट्स की प्रिंटिंग को क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी। क्यों इंक्रीज करेगी, आपके पास पैसे नहीं है, आओ हमसे पैसे ले लो, जाओ थोड़ा खर्चा पानी अपना चलाओ। तो खर्चा पानी चलाओ सर, पैसे हम दे देते हैं लोगों को, वो दुकान पे जाके सामान खरीदते हैं जो आज तक बिक नहीं पा रहा था, जो नहीं सेल हो पा रहा था। तो शॉपकीपर का भी सरप्लस स्टॉक बिकने लग जाएगा, वो पीछे से और डिमांड करेगा फैक्ट्री से, फैक्ट्री में प्रोडक्शन होगा, फैक्ट्री में प्रोडक्शन करने के लिए लोगों को नौकरी मिलेगी, इंप्लॉयमेंट होगा, कंट्री के हालात सुधरने लग जाएंगे। और दूसरा तरीका क्या होगा, जो टैक्स रेट हम बढ़ाते थे बच्चों, वो टैक्स रेट क्यों घटा देंगे। भाई आपके पापा 10 लाख रुपए कमाते हैं, 6 लाख गवर्नमेंट को देते हैं, 4 ही लाख खर्च कर पाते हैं। अब आपके पापा 10 लाख कमा के 1 लाख गवर्नमेंट को दे रहे हैं, गवर्नमेंट ने टैक्स रेट कम कर दिया, फैमिली की स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। Those goods which were not capable of being sold in the market, they would start selling. शॉपकीपर्स की दुकान पे सामान बिकेगा, उससे प्रॉफिट होगा, तो गवर्नमेंट का नुकसान नहीं है। अरे प्रॉफिट पे गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, आप जब सामान खरीदने जाओगे तो जीएसटी मिलेगा। तो गवर्नमेंट कंट्री को स्टेबल रखने के लिए ये हरकतें करती रहती है बच्चों। जब इन्फ्लेशन आता है तो ये हरकतें होती हैं, डिफ्लेशन आता है तो ये हरकतें होती हैं। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, सोशलिस्टिक इकोनॉमी में बच्चों बाजार जैसा कुछ नहीं होता था, जिसकी जितनी नीड होगी उसको उतना सामान दे दिया जाता था। यहां पे चलता है मार्केट सिस्टम, प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है। तो गवर्नमेंट अगर कुछ बेच नहीं पा रही बट बनाना जानती है, तो व्हाट गवर्नमेंट कैन डू, एग्जांपल सुनिएगा ध्यान से। मैं एक किसान हूं और मैं गेहूं उगाता हूं, मेरे को अकल भी नहीं है और मेरे पास हिम्मत भी नहीं है बाजार जाके सामान बेचने की, डरपोक टाइप के भी होते हैं लोग, बहुत पढ़े लिखे भी उतने नहीं होते कि इजिली कम्युनिकेट कर पाए। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एग्जाम्पल है ये। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किसानों से उनकी फसलें खरीद लेता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, बेचता किसको है, बिग बाजार को पहले बेचता था, आजकल रिलायंस फ्रेश को बेच रहे हैं। तो ऐसे ढेर सारे बड़े बड़े सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स इंडिया में हैं जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खरीदते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसको बनाया ताकि ये डिस्ट्रीब्यूशन इवनली रखेंगे, और प्राइवेट सेक्टर को बनाया ताकि वो हमको और आपको डिस्ट्रीब्यूशन कर पाए। Rapid economic development, had there be only private entrepreneur children, अडानी और अंबानी सिर्फ और सिर्फ लग्जूरियस गुड्स की तरफ ध्यान देते, कौन गरीबों की तरफ भी ध्यान देगा, गवर्नमेंट। कहने की बातें हैं, कॉन्सेप्ट आ गया बच्चों मैनेजमेंट में, जिसे बोला जाता है CSR। क्या बोला जाता है, ये क्या होता है सर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हैव पीपल हर्ड द नेम ऑफ शिव नादर फाउंडेशन, नहीं सुना, शिव नादर जी का नाम सुना है, हाँ सर गदर मूवी में थे क्या ये, प्लीज 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 प्लीज, शिव नादर जी का नाम नहीं सुना आपने, अच्छा Yes. गूगल करके देख लीजिए शिव नादर जी कौन है। हाँ तो इसे बताओ बच्चे। सर पापा वही उन्हीं के लिए काम करते हैं। हाँ तो ये फाउंडेशन है शिव नादर जी का, और ये फाउंडेशन किसका, HCL का है, माइक्रोसॉफ्ट का है, HCL। हाँ तो HCL, अब कुछ लोगों को मैं HCL बोलूंगा तो इनको केमिस्ट्री के टीचर याद आ जाएगा, सरना सर बहुत सताए गए सर, हम लोग नाक बंद करके जाते थे सर। शिव नादर जी का एक फाउंडेशन चलता है। HCL एक बहुत पुरानी इंडिया की IT कंपनी है सर, कितनी पुरानी, लिटरली अगर बोलूं तो ये इन्फोसिस से भी पुराने हैं। इन्फोसिस बाजार में कदम रख रहा था, HCL तब से है, गॉट इट क्लियर। तो इंडिया में IT सेक्टर के फादर आप बोल सकते हैं HCL हुआ करते थे। और HCL सिर्फ इंडिया में काम नहीं करता, वर्ल्ड वाइड काम करता है। ये जो माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज होता है ना, आपको लगता है कि बिल गेट्स ने इसको बनाया, बिल गेट्स ने विंडोज कभी नहीं बनाया था। सो कॉल्ड बिल गेट्स काम करते थे एक कंपनी में, प्रैक्टिकली ये उनके दोस्त की कंपनी थी, आज सच गूगल भी पूरा डेटा आपको सही नहीं देता है, उनके दोस्त की कंपनी थी। उन्होंने बिल गेट्स को सेल्समैन के लिए रखा, सेल्समैन की तरह रखा हुआ था, जाओ तुम मेरा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बेचो। और दुनिया ये जानती है कि बिल गेट्स ने इन्वेंट किया था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। पता है लोगों को डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एनीबॉडी, नहीं पता, नहीं डिस्क ऑपरेट, अच्छा वो डिस्को, ओ डिस्को समझ लिया, नाच गाने वाला, नहीं नहीं नहीं। आज आप कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो ना, विंडोज 11, तो विंडोज 11 के पहले विंडोज 10 आया, फिर उसके पहले 2009 7 मिलेनियम, विंडोज 98, विंडोज 96, विंडोज 96 और विंडोज 90 आया था, एंटी वगैरह बहुत आया। तो सबसे पहले दुनिया में जब कंप्यूटर्स बने तो कमांड लोगों को याद करने पड़ते थे, और कंप्यूटर इतना बेवकूफ होता था, आप जब कमांड टाइप करोगे तभी वो काम करेगा। आज तक तो हर चीज क्लिक क्या चलती है, अब तो क्लिक भी खत्म हो गया है। आप बोलिए से सौरभ सर टू वेकअप, बोर्ड जाएंगे, मेरे पास कंप्यूटर कमांड आ जाएगा। तो उस जमाने में बच्चों लोग कमांड यूज किया करते थे कंप्यूटर चलाने के लिए।
अब भाई लोग इतने इंटेलिजेंट तो रहे नहीं, तो सोचा गया कि कंप्यूटर को और आसान किया जाए, तो अब कमांड्स एम्बेडेड कर दिए गए। आप क्लिक करेंगे कॉपी का बटन तो सिस्टम कॉपी कर देगा, आप क्लिक करेंगे पेस्ट का बटन तो सिस्टम पेस्ट कर देगा। पहले हमको याद करना पड़ता था, कॉपी का मतलब कंट्रोल सी, पेस्ट का मतलब कंट्रोल वी, सेलेक्ट ऑल का मतलब कंट्रोल ए, अंडू का मतलब कंट्रोल जेड। थोड़ा बहुत आपने याद किया होगा ना, बड़े बड़े सिंटैक्स याद करने पड़ते थे हमारे जमाने में, याद किया आप लोग ने? अच्छा, आप भी थोड़ा उसी जनरेशन के हैं, चलिए, हाँ वेरी गुड। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली उनके दोस्त ने बनाया था, और उन्होंने इसको मार्केट किया, और उनको लगा कि इसमें थोड़ा सा एड ऑन करते हैं। तो बिल गेट साहब ने डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में थोड़ा एड ऑन किया और लॉन्च कर दिया विंडोज 3.1। सर कैसा था वो देखने में? सर वो कैसा था चलने में? आज के विंडोज 11 के मुकाबले 1% काम करता था बस, वो सिर्फ 1%। ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सिस्टम नहीं था उसमें। ड्रैग एंड ड्रॉप वाला होता है ना, इधर से फाइल उठाइए उधर ले जाइए। एप्पल और सैमसंग इकोसिस्टम में क्या है, एप्पल का आईफोन रखिए बगल में, टैबलेट रखिए, और सैमसंग का कंप्यूटर सॉरी एप्पल का लैपटॉप रखिए। एप्पल के लैपटॉप से फाइल खिसकाइए, वो सीधे आपके कंप्यूटर के अंदर ये टैबलेट में चली जाएगी। एक मैं एग्जांपल आपको देता हूं। मान लीजिए आपने सेम लॉगिन आईडी से अपना मोबाइल फोन और अपना टैबलेट लॉगिन किया है, तो जब प्ले स्टोर पे आप कोई नया ऐप इंस्टॉल करते हैं ना, वो आपसे पूछता है कि आप दूसरी डिवाइस पे ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो एक क्लिक में दोनों पे कर देगा। सर मेरी दूसरी डिवाइस ना ऑफ है, तो बेवकूफी थोड़ी कम, डिवाइस ऑन रखनी होगी तब इंस्टॉल हो पाएगा। तो बिल गेट साहब ने विंडोज 3.1 बनाया, काम भी करते थे उस समय वो। उसके बाद उन्होंने इंजीनियर्स वगैरह को लेना स्टार्ट किया, और काफी चीजें विंडोज की बच्चों HCL ने, इन्फोसिस ने, TCS ने इंडिया से बना के भेजी। बहुत काम किया HCL ने, बहुत पैसा कमाया, दुनिया के बेस्ट कंप्यूटर सिस्टम्स ये बनाया करते थे। बट अब इनको लगा कि भाई थोड़ा दूसरी तरफ भी ध्यान दो, सिर्फ एक दो काम मत करो, थोड़ा तरक्की की जाए। तो शिव नादर फाउंडेशन बन गया, जो सो कॉल्ड HCL की कंपनी के CEO, ओनर आप बोल सकते हैं, मालिक हैं शिव नादर जी। तो शिव नादर फाउंडेशन क्या काम करता है? गरीब बच्चों की पढ़ाई हो गई, सर हम नहीं पढ़ सकते, हमें गरीब होना पड़ेगा, सर घर छोड़ के भाग जाते हैं, हम भी गरीब हो जाएंगे, मतलब जस्ट अ कॉज बेसिकली आई एम सेइंग। ओके, कितनी ढेर सारी जगहों पे जहां पे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट के पास पैसे तो हैं बट गवर्नमेंट के पास इंटेलिजेंट लोग नहीं है, या गवर्नमेंट के पास कम लोग हैं बेसिकली। तो गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट सेक्टर से टाइप करती है, भाई हमारे वो 4-5 स्कूल्स हैं एक पर्टिकुलर सिटी में, आपको उस स्कूल को जाके बड़ा हाईटेक बनाना है, आपको उस स्कूल में सो कॉल्ड बच्चों को कंप्यूटर लिटरेट बनाना है, आपको उस स्कूल में कंप्यूटर एजुकेशन को बढ़ावा देना है, आपको उस स्कूल में स्मार्ट बोर्ड लगाने, टीचर्स को ट्रेनिंग देनी है ना। गवर्नमेंट के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो दे कम इन टच विद कंपनीज लाइक HCL। गॉट इट क्लियर? तो शिव नादर फाउंडेशन जो है वो भी ये सारे काम करते हैं। गॉट इट? तो अब HCL पैसा कमाता है, बढ़िया मोटा पैसा कमाता है, खूब पैसा कमाते हैं ये लोग, और उसमें से डोनेट कहां करते हैं पैसा? शिव नादर फाउंडेशन में। शिव नादर फाउंडेशन में ढेर सारे लोग हैं, तो वो लोग इन प्रोग्राम्स को सो कॉल्ड इक्विप करते हैं। तो शायद मैंने ठीक समझाया कि मैंने गलत समझाया? तो ठीक समझाया। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, तो ऐसी ढेर सारी फाउंडेशन है, रिलायंस फाउंडेशन भी है, वो भी ऐसा ही काम करते हैं मुंबई में एंड ऑल दैट। आप भी कल को एक फाउंडेशन खोल लीजिएगा, मेरे को वहां का CEO बना दीजिएगा, तो मैं भी बढ़िया बढ़िया काम कर दूंगा आपके लिए। बच्चे कहेंगे सर हम खुद ही ना बन जाए CEO, अरे आप तो 10 काम करिए जाके। ओके, चलिए। तो ये रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कौन कर रहा है? मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले लेक्चर के स्टार्ट में, कुछ नहीं होता सोशलिस्ट, कुछ नहीं होता कैपिटलिस्ट, कुछ नहीं होता मिक्स्ड। सोशलिस्ट कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट सोशलिज्म। तो HCL पैसा कमा रहा है, एज अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फाउंडेशन खोल दिया। तो आप HCL की वालों से बात करें, भाई हमें ना एक बढ़िया अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, हमें ना एक बढ़िया AI मॉडल चाहिए, हमें अपने एरोप्लेन में इसको यूज करना है, HCL बोलेगा 3 करोड़ रुपए लेंगे। बट अगर आप बोले अरे हम गरीब हैं, हम तो भाई गरीब बच्चों का एक स्कूल चलाते हैं, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं, हम यूपी स्टेट गवर्नमेंट है, अच्छा ऐसी बात है, 3 लाख में आपका काम कर देंगे, चलिए। नुकसान तो नहीं होगा ना? अरे कोई नुकसान नहीं होगा, और जो नुकसान होगा वो HCL कमा लेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो शिव नादर फाउंडेशन ऐसे भी कितनी हरकतें करता है जहां पे बेचारों के खुद 10 रुपए लग जाते हैं, व्हाट इट क्लियर, और गवर्नमेंट से 2 रुपए लेते हैं। कितनी बार काम फ्री में भी करते हैं बेसिकली। क्यों करते हैं भाई? इंसान हो, जानवर और इंसान में फर्क क्या रह जाएगा अगर ये काम नहीं किया? आपके पापा भी यही काम करते हैं, वो पार्टी में कहीं जाते हैं, बाहर निकल रहे हैं, साइकिल स्टैंड वाले को 20 रुपए दे दिए, कोई बेगर आया भाई 10 रुपए उसको दे दिए। क्या है ये? इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। घर में आपके हाउस हेल्प पे मेड है, आपने उसके बच्चे की स्कूल की फीस भर दी मान लीजिए, उसके बच्चे को बुक्स एंड कॉपीज दिलवा दी, व्हाट इज दिस? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर इंसान करता है, ऐसी बात नहीं है।
तो रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट समझ में आया आपको? तो अगर ये प्राइवेट सेक्टर ना होता बच्चों, तो शायद इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी ना होता। तो जो भारत सरकार खूब गाना गाती है ना, प्रधानमंत्री कन्या विद्याधन योजना, अरे कन्या विद्याधन योजना, कन्या पैसा तो दे दिया, कन्या जिस स्कूल में जा रही है उसमें एचसीएल वाले आ रहे हैं, तो भैया कभी एचसीएल की भी तारीफ कर दिया करो, कभी हमारे और आपके पापा मम्मी के जैसे टैक्स पेयर्स की भी तारीफ कर दिया करो। टैक्स पेयर कल्याण योजना, टैक्स पेयर फूड निमंत्रण योजना, मतलब वो वितरण योजना, टैक्स पेयर बच्चा पालन योजना, तो सारी योजनाओं का नाम टैक्स पेयर होना चाहिए बेसिकली। अंडरस्टैंडिंग और नॉट अंडरस्टैंडिंग? गॉट इट? आपने आधार कार्ड का नाम सुना है? आधार की सारी सर्विसेज या तो एकदम सस्ती या तो फ्री है। इन्फोसिस काफी पैसा इनको फंड करता है। नंदन नीलकेनी जी इनके सीईओ इस समय, UIDAI के, यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बेसिकली। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सिर्फ डेवलपमेंट के बारे में सोचती है, प्राइवेट सेक्टर भी सोचते हैं। सर इनको क्या जरूरत पड़ी है? प्राइवेट सेक्टर इंटेलिजेंट होता है, जीनियस होता है। उनको लगता है यार आज अगर हमने पैसा कमा के 4 गरीबों की मदद नहीं की ना, तो इन गरीबों का कभी स्टैंडर्ड बढ़ेगा नहीं। तो अगर एक गवर्नमेंट स्कूल में शिव नादर फाउंडेशन वालों ने मान लीजिए 2 स्मार्ट बोर्ड्स इंस्टॉल करवा भी दिए और उसका पैसा नहीं भी लिया, तो वहां से इंटेलिजेंट बच्चा पढ़ लिख के हो सकता है एचसीएल के बिजनेस को कल को इंप्रूव कर दे। तो एचसीएल को लगेगा चलो यार हमारे पैसे तो 10 लाख उस जमाने में खर्च हुए थे, बट आज इंटेलिजेंट बच्चा आ गया, हमको ज्वाइन कर लिया एज अ प्रोग्राम हेड, एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, और करोड़ों रुपए कंपनी को कमा के दे दिया, तो हमारे पूरे पैसे वसूल हो गए। अभी भी नहीं समझ में आया? आपकी मम्मी मेड सर्वेंट के बच्चों की दवाई क्यों फ्री में लाके देती हैं? उनको पता है अगर उनके बच्चे बीमार हुए और वो एब्सेंट हो गई, सारा काम आपको करना पड़ेगा, आप स्कूल भी नहीं जा पाएंगे फिर उस दिन। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों लोग करते हैं, गवर्नमेंट भी करती है और प्राइवेट सेक्टर भी करता है। बट किताबों में गुणगान किसका गाया गया है? गवर्नमेंट का। प्राइवेट सेक्टर का आदमी घूस नहीं देता कम से कम, सर गवर्नमेंट, अब तो ये तो पता लगी गया होगा लोगों को। चेक ऑन कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। अगर बच्चों गवर्नमेंट ना होती, मिक्स्ड इकोनॉमी ना होती, तो शायद इकोनॉमिकली हम किसी ना किसी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के अंडर में ही कंट्रोल किए जाते हैं। गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इतना स्ट्रांग होता है कि आप अनड्यू मोनोपोलिस्टिक एडवांटेज नहीं ले सकते हैं। गॉट इट क्लियर? अगर एक पर्टिकुलर एनजीओ मैंने सेटअप किया, मैंने गवर्नमेंट से 100 करोड़ रुपए लिया, किस लिए? कि मैं पूरे देश में बच्चों को डेली 8 घंटे फ्री में पढ़ाऊंगा। लॉजिक समझ में आ गया? और मेरी कंपनी उनका असेसमेंट भी करेगी। एक दिन तो हो सकता है कि मेरे अंदर थोड़ी सी बेईमानी की भावना आ जाए, 5 साल 10 साल 20 साल बाद। व्हाट विल हैपन ऑन दैट डे? आई विल स्टार्ट डोमिनेटिंग द कंट्री, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा कोई आ जाएगा। तो गवर्नमेंट एक तरह से चेक भी लगाती है कि सर आप जो जो एक्टिविटीज कर रहे हैं इसकी हर हफ्ते की हफ्ते रिपोर्ट हमको बना के दीजिए। गवर्नमेंट फीडबैक लेगी उन लोगों से जिनको मैं सर्विस दे रहा हूं, कि भाई सर्विस मिल भी रही है कि नहीं मिल रही है, कि सिर्फ पैसा लिया जा रहा है। तो ये काम गवर्नमेंट का है। इकोनॉमिक फ्रीडम आपको मिलेगी जब प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा, नहीं तो आपको एक ही कंपनी का मोबाइल फोन लेना पड़ता हमेशा, भूल से ना लेना। प्राइवेट सेक्टर है तो कम से कम आपको रिलायंस, जियो एंड ऑल दैट मिल जा रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट है, प्राइवेट सेक्टर दोनों है, तो किसी एक की भी पॉलिटिकल डोमिनेंसी कभी रहेगी नहीं। हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे। तो आई होप सो चिल्ड्रन दीज एग्जांपल्स वर वेल अंडरस्टूड बाय ऑल। पक्का? कोई डाउट तो नहीं? कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। तो बच्चों आगे चलते हैं। सारे के सारे मेरिट्स क्लियर हो गए? आ गए डी मेरिट्स। झटपट इसको भी खत्म कर लेते हैं, कुछ खास है नहीं ये, ताकि अगले क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट कर पाए। अडानी जी कह रहे हैं कि रेलवे पूरा मेरे को दे दो, अंबानी जी कह रहे हैं पूरा रेलवे मेरे को दे दो, मोदी जी परेशान है, अमित शाह जी परेशान है। मैंने बोला एक काम करो, इन लोग को लड़ाई करने दो, पूरा रेलवे मेरे को दे दो, कम से कम टिकट का पैसा तो बचेगा ही बचेगा। तो चिल्ड्रन अगर मिक्स्ड इकोनॉमी है तो कंसंट्रेशन भी होगा पावर का, और सो कॉल्ड यही पावर का कंसंट्रेशन किसमें क्रिएट कर देगा लड़ाई झगड़ा। कभी कभी मल्टीपल प्राइवेट सेक्टर्स ही आपस में लड़े मरे रहेंगे, और कभी कभी गवर्नमेंट के साथ भी इनका कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। ये बोलेंगे कि नहीं हम काम ठीक कर रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही नहीं आप टैक्स चुराते हो। समझ में आ गया? तो चोर दूसरे को वही बोलता है जो खुद चोर होता है। शॉर्ट लिव्ड नेचर चिल्ड्रन, अभी मैंने आपको बताया था ना सबसे पहले। सर आप ही बोल रहे इतनी देर से, तो आप ही ने बताया होगा, कोई पड़ोसी थोड़ा है बताने। सोशलिस्टिक कैपिटलिज्म, ये क्या पढ़ रहे हैं बच्चों आप? डीमेरिट्स मिक्स्ड इकोनॉमी के, बताया ना। शॉर्ट लिव्ड नेचर होता है बच्चों, बहुत ज्यादा दिन तक मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम चल नहीं पाता। या तो कैपिटलिस्टिक सोशलिज्म आ जाएगा,
मोर डोमिनेशन ऑफ अडानी एंड अंबानी एंड लेस डोमिनेशन ऑफ गवर्नमेंट या लेस कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, या सोशलिस्टिक कैपिटलिज्म आ जाएगा, मोर डोमिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन दैट दीज पीपल विल वर्क एज सच। ओके, इनएफिशिएंट ऑपरेशन किसका नजर आता है बच्चों, गवर्नमेंट का या प्राइवेट सेक्टर का? गवर्नमेंट का ऑपरेशन इनएफिशिएंट है। बट अगेन किताब कब लिखी गई थी, जब कांग्रेस का जमाना था। अब अगर गवर्नमेंट की बात करें तो आज की गवर्नमेंट जो है वो उतनी आलसी टाइप की नहीं है, इनका काम करने का तरीका थोड़ा फास्ट है। और मैं आपको अगर प्रयागराज सिटी की बात बताऊं, किसी जमाने में बच्चों उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब माना जाता था। आज यहाँ पे जमीनें हैं बट फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन ना के बराबर है, ना के बराबर है। कितनी फैक्ट्रीज तो यहाँ पे थी वो बंद हो गई। टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट बना करते थे, द नेम ऑफ द फैक्ट्री वाज इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, ITI। बहुत टेलीफोन बनते थे, लैंडलाइन फोन। जब लोगों ने मोबाइल पे अपने आप को स्विच कर लिया, लैंडलाइन की डिमांड खत्म हो गई, यहाँ पे लैंडलाइन फोन्स का प्रोडक्शन बंद हो गया। गलती सिर्फ गवर्नमेंट की थी, जो यहाँ के लोग मोबाइल फोन्स सॉरी लैंडलाइन फोन्स का काम करते थे बनाने का, उनको चिप वगैरह पे काम करना तो आता था। अगर बेवकूफ गवर्नमेंट ने इन लोगों को ट्रेनिंग दे दी होती कि अब वायर्ड डिवाइस की जगह क्या बनाना है, वायरलेस, तो शायद आज ये बंद ना होता। और जैसे सैमसंग का प्लांट बहुत साल बाद, अभी 2-3 साल पहले नोएडा में लगा, वो शायद यूपी में यहाँ पे लग गया होता। एंड स्टेट मस्ट हैव ग्रोन। चिप मेकिंग एक फैक्ट्री लगेगी, अगल बगल 10 प्लांट आ जाएंगे। रेडियो बनाने वाली कंपनी, म्यूजिक सिस्टम बनाने वाली कंपनी, लैपटॉप बनाने वाली कंपनी, बच्चों के टॉयज बनाने वाली कंपनी, सब उसके अगल बगल खुल जाएंगे। क्यों? मेरी फैक्ट्री साल भर का 2 करोड़ लाख यूनिट का प्रोडक्शन करना जानती है। और चिप तो हर चीज में लगती है आजकल, नहीं समझे? एक स्कूल खुलता है जहां पे, एक यूनिवर्सिटी जहां पे खुलती है, अगल बगल मार्केट बन जाती है, हॉस्पिटल खुल जाएगा, खाने पीने की दुकानें खुल जाएंगी, बुक शॉप खुल जाएगी, कपड़े वगैरह की दुकानें खुल जाएंगी, स्कूल ड्रेस की, स्टेशनरी की। यूनिवर्सिटी खुल गई जहां 5-10 हजार स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो वहां के फैकल्टी मेंबर्स 1000-2000 टीचर्स भी वहीं रहेंगे, उनके बच्चे वहां रहेंगे, तो शॉपिंग मॉल भी खुल जाएगा बगल में। ओके, एक्सेसिव रेगुलेशन ये बड़ा परेशान करती है हमारे देश के प्राइवेट सेक्टर को। इतना नाटक है सरकार का, गवर्नमेंटल रेगुलेशन चलन इतने ज्यादा है, इतने ज्यादा, कि वो प्राइवेट सेक्टर को ठीक से काम भी नहीं करने देते हैं। हर जगह घूसबाजी यही सब चलता है बेसिकली। समझ गए बच्चों? चलिए, तो इसी के साथ हमारा इकोनॉमिक सिस्टम खत्म होता है चलन। अगली क्लास में हम आपको थोड़ा सा ये G7 वगैरह सुना होगा ना आपने, व्हाट इट, वो स्टार्ट कहां से हुआ, यहीं से स्टार्ट हुआ। तो वील डू दिस चैप्टर चलन, एंड देन प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स, जो हमने व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और हाउ टू प्रोड्यूस पढ़ा था, उसका सोल्यूशन पढ़ाएंगे। तो आपका होमवर्क बस इतना है, इसको तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। खैर, हेडिंग्स ही लर्न किया करिए, बाकी अंदर आप कुछ लर्न नहीं कर पाएंगे। और हेडिंग लर्न करने का एक तरीका आपको बताता हूँ। CSIPE क्या हुआ बच्चों? PIECS, पिक्स। व्हाट? पिक्स। पिक्स याद रख लीजिए, तो आपको याद रहेगा कि डीमेरिट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम क्या था। कोड वर्ड से याद रखना ही एक लौता तरीका है चीजों को याद रखने का, नहीं तो याद नहीं रख पाएंगे। समझ में आई बात? चलिए, और पिछला जो चैप्टर पढ़ा था व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, उसकी एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। ओके, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। चलिए।